शाम का वक्त हो चुका था। लक्ष्य और उसके दोस्त अब ऑफिस से निकलने की तैयारी में थे। वही लक्ष्य और आरव अब भी इस उलझन में डूबे थे कि अपनी भोली भाली पाखी को ये कैसे समझाएं कि करण उससे सच्चा प्यार नहीं करता है। अगर वो किसी चीज से प्यार करता है तो बस पाखी के जिस्म से, उसकी आत्मा, उसके जज्बात, उसकी मासूमियत से नहीं। आरव और लक्ष्य दोनों अपनी जगह खड़े खड़े गहरी बातें कर रहे होते हैं जब अचानक वहां तेज रफ्तार में एक बाइक आकर रुकती है और बाइक पर बैठे विवान मुस्कुरा कर कहता है, हाय लकी, अगर तेरा हो गया हो तो चले। विवान को अचानक अपने सामने देख लक्ष्य चौंक जाता है। उसकी आंखों में हैरानी और मासूमियत की झलक एक साथ तैर जाती है। वो अपने भोले आवाज में पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए और कहाँ जाना है? लक्ष्य की बात सुन विवान आंखों में शरारत लिए मुस्कुरा कर कहता है, तेरे लिए एक सरप्राइज है। लक्ष्य थोड़ी उत्सुकता के साथ बच्चों जैसी मुस्कुराहट लिए पूछता है, कैसा सरप्राइज? तो विवान उसके थोड़ा करीब आकर धीरे से कहता है, चलोगी तब ना पता चलेगा। लक्ष्य कुछ कह पाता इससे पहले ही वहां रणवीर आ जाता है। उसका चेहरा ठंडा पर आंखें जलती हुई और वो लक्ष्य को देखते हुए कठोर आवाज में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया है। इस वक्त लक्ष्य खुद में ही कहा, पर ज्यादा न सोच। वो विवान की तरफ देख प्यार से कहता है, सॉरी विवान, पर मुझे काम है, पर पक्का कल मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊंगा। इतना कहकर वो भागते हुए वहां से निकल पड़ता है। फिर अचानक बीच में रुका और विवान की तरफ पलट कहा, कल मिलते हैं, बाय। इतना बोल वो तेजी से सीढ़ियां उतर जाता है। उसी वक्त आरव और पाखी भी जा चुके होते हैं और प्रिंस समर तो पहले ही निकल चुके थे। अब पूरे ग्राउंड फ्लोर पर बचते हैं सिर्फ विवान और रणवीर। रणवीर की नजरें विवान पर ही टिकी होती हैं। विवान भी बाइक स्टार्ट करने ही वाला था, तभी रणवीर गुस्से में उसकी बाइक से चाबी निकाल लेता है और सख्त आवाज में कहता है, कहा था ना लक्ष्य से दूर रहो। रणवीर की आवाज में वो गुस्सा था जो दिल में कहीं बहुत गहरे बैठा था। विवान को भी ये बात नागवार गुजरती है और वो गुस्से में बाइक से उतरकर रणवीर का कॉलर पकड़ कर कहता है, किस हक से तुम मुझे लक्ष्य से दूर रहने को कह रहे हो? रणवीर कोई जवाब नहीं देता, बस उसका हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती उसे खींचते हुए लिफ्ट की तरफ ले जाता है। वो लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है। एकदम खामोशी, एकदम सन्नाटा, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। विवान गुस्से में उसका हाथ झटकता है और कहता है, मुझे ऐसे जबरदस्ती क्यों लाए हो? वो बटन दबाने लगता है लिफ्ट का, तभी रणवीर उसका हाथ पकड़ता है, उसे दीवार की तरफ धक्का देता है और उसके होठों के बेहद करीब जाकर बहुत धीरे और पेशेंस से उसके होंठ चूम लेता है। वो किस किसी क्रूर अधिकार सा था। अचानक से हुए इस पल पर विवान की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसकी सांसें रुक जाती हैं और वो बस रणवीर को देखता रह जाता है, जैसे उसके वजूद में हलचल सी मच गई हो। फिर जैसे ही उसे होश आता है, वो खुद को संभालते हुए रणवीर को दूर करता है और गुस्से में उसके गाल पर जोर से एक मुक्का मारता है। रणवीर बस मुस्कुराता है, एक क्रूर मुस्कान लिए हुए, और कहता है, अब समझ आ गया होगा कि किस हक से मैं तुम्हें लक्ष्य के करीब जाने नहीं देना चाहता। विवान की आंखें गुस्से से जलने लगती हैं। वो अपनी उंगली रणवीर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो। इतना कहकर वो लिफ्ट का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है, पर रणवीर कहाँ रुकने वाला था। वो पीछे से उसके हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और तड़प भी। वो कहता है, मेरे अलावा किसी और को इतने करीब कभी मत आने देना। ये सुन विवान और भड़क जाता है। वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए रणवीर के पेट में अपनी कुहनी से जोर से मारता है और कहता है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, इसलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? इलाज करा लो जाकर पहले। इतना कहकर वो अपने गुस्से में बाइक स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। पीछे खड़ा रणवीर बस हल्की हंसी के साथ कहता है, सही कहा तुमने, जब से तुमसे मिला हूं वाकई में मेरा दिमाग खराब हो गया है। दूसरी तरफ लक्ष्य अभिराज के कैबिन के बाहर खड़ा था। उसका दिल धड़क रहा था अंदर जाना है या नहीं। तभी एक ठंडी सख्त आवाज उसके कानों में पड़ती है, अंदर आ जाओ। लक्ष्य ने जल्दी से यस सर कहा और अंदर चला गया। अभिराज ने उसे देखते ही कहा, जब तक मैं ऑफिस में रहूं तुम यहीं मेरे सामने खड़े रहोगे। और फिर अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है, भूलना मत तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। लक्ष्य कुछ नहीं कहता, बस मासूमियत से अपना सर हिला देता है। अभिराज अब सख्त आवाज में कहता है, तो देख क्या रहे हो, जाकर मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ। लक्ष्य थोड़ा हिचकते हुए कहता है, मैं लाऊं? तो अभिराज चिढ़ते हुए कहता है, और कोई दिख रहा है इस कैबिन में?
लक्ष्य चारों तरफ देखता है और भोलेपन से कहता है, नहीं तो जाओ लेकर आओ। इतना कहकर अभिराज अपने काम में लग जाता है। लक्ष्य ओके सर कहता है और कैबिन से बाहर निकल जाता है। चलते चलते वो खुद से बड़बड़ाता है, मैं बॉस का असिस्टेंट कम और नौकर ज्यादा लग रहा हूँ। पर अब बेचारे लक्ष्य के पास कोई और चारा भी नहीं था। वो शांति से किचन जाता है, खुद अपने हाथों से ब्लैक कॉफी बनाता है और फिर अभिराज के सामने टेबल पर रख देता है। पर अभिराज तो अभिराज था। वो शैतानी मुस्कान लिए कहा, टेबल से उठाकर हाथ में दो। अब लक्ष्य को हल्का सा गुस्सा आता है पर कुछ कह नहीं सकता, बस कप उठाता है और अभिराज की तरफ बढ़ा देता है। अभिराज कॉफी का एक घूंट लेता है और फिर चेहरे पर नाराजगी के भाव लिए कहता है, ब्लैक कॉफी में चीनी कौन डालता है? और फिर कप टेबल पर रखते हुए कहता है, दोबारा बनाकर लाओ बिना चीनी के। लक्ष्य झल्लाता है पर चुपचाप कप उठाकर बाहर निकल जाता है। कॉफी बनाते बनाते वो खुद से कहता है, बिना चीनी की कॉफी पीते हैं, शायद इसलिए इतने कड़वा बोलते हैं मिस्टर हैंडसम। तभी उसके पीछे से एक सख्त जानी पहचानी आवाज आती है, तो मैं कड़वा बोलता हूँ। वो आवाज सुनते ही लक्ष्य के हाथ से कप गिर जाता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो डर के मारे हकलाते हुए कहता है, आप कब आए यहाँ? अभिराज उसके पास आता है, उसके चेहरे के बेहद करीब, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहता है, जब तुम मेरी बुराई कर रहे थे तब। लक्ष्य पीछे हटने लगता है और डरते हुए कहता है, मैं बुराई नहीं कर रहा था, मैं तो बस। इतना ही कह पाता है कि अभिराज अपनी उंगली उसके कोमल होंठों पर रखता है और कहता है, अगर बुरा नहीं कह रहे थे तो डर क्यों रहे हो? लक्ष्य धीरे से पीछे हटता है और एक टेबल से टकरा जाता है। फिर धीमे स्वर में कहता है, मैंने पहले भी कहा था मैं किसी से नहीं डरता। उसकी ये बात सुन अभिराज के चेहरे पर एक हल्की सच्ची मुस्कान उभर आती है। वही अभिराज लक्ष्य के और करीब जा उसके कान के पास जा सदक्तव आवाज में कहता है, तुम ऐसी हरकत कर अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो मुझे किटी। अभिराज के करीब आते ही लक्ष्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसकी सांसें जैसे रुक सी गई थी। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन खुद को अभिराज की नजदीकियों में पूरी तरह खोता जा रहा था। वह गहरी सांस लेते हुए हल्की सी कांपती आवाज में मासूमियत से कहता है, मैंने क्या किया? वो आवाज इतनी मासूम और बेगुनाह थी कि कोई भी उस पर अपना दिल हार जाए। वही अभिराज कोई जवाब न दे, बस लक्ष्य के जिस्म से आ रही खुशबू को अपनी सांसों में भरने लगता है। वो नशे में डूबे किसी राही की तरह बस उसी पल को महसूस कर रहा था। लक्ष्य अभिराज के सीने पर अपना हाथ रखकर घबराहट से कहता, आप क्या कर रहे हो? उसका हाथ रखते ही अभिराज के अंदर कुछ सुलग उठा था, जैसे उसके दिल में किसी ने आग लगा दी हो। वह खुद को रोक नहीं पाता और लक्ष्य की कमर को अपने मजबूत हाथों से पकड़कर अपने और करीब कर लेता है और एक नशीली माधुष आवाज में फुसफुसाता है, कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहो, प्रॉमिस लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा। उसके इस वादे में एक अनकही मोहब्बत छिपी थी, एक अजीब सी खिंचाव जो लक्ष्य के दिल को अंदर तक छू रही थी। लक्ष्य बस बिना कुछ कहे वैसे ही खड़ा रहता है। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखें बंद। वो सब कुछ महसूस कर रहा था, अभिराज की सांसें, उसका स्पर्श और वो बेइंतहा नजदीकियां। अभिराज धीरे से लक्ष्य के कान के करीब जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ता है, फिर अचानक अपनी जीभ से उसके कान को हल्के से चाटता है। लक्ष्य का गोरा कान टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो धीरे से आंखें बंद कर लेता है। उसके लाल हुए कान को देख अभिराज मुस्कुरा उठता है और धीरे धीरे उसके गर्दन पर अपने होठों को रख एक नर्म सा चुंबन देता है जो धीरे धीरे एक पैशनेट लव बाइट में बदल जाता है। लक्ष्य के बदन में एक कपकपी सी दौड़ जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाता और अभिराज के कोट के अंदर अपना हाथ ले जाकर कस के उसकी शर्ट को पकड़ लेता है और पूरी तरह उसके किस में खो जाता है। वह कुछ देर तक खुद को, अपने होश और अपनी दुनिया को सब कुछ भुला देता है। कुछ देर तक यूं ही चूमने के बाद अभिराज अचानक खुद को रोकते हुए उससे थोड़ा दूर हो जाता है। वही लक्ष्य अब भी अपने आंखों को बंद किए हुए खड़ा था, जैसे उस पल से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। अभिराज मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के पास चुटकी बजाता है, कहाँ खो गए किटी? लक्ष्य जैसे नींद से जगा हो। वो थोड़ा हड़बड़ाता है और फिर अपनी पलकों को धीरे से खोलता है। बिना अभिराज की आंखों में देखे वह अपना सर झुका लेता है और मासूम आवाज में कहता है, कहीं नहीं। उसकी ये मासूमियत अभिराज के चेहरे पर क्रूर मुस्कान ले आती है। वो थोड़ा तंज कसते हुए कहता है, मुझे लगा मेरे टच को एंजॉय कर रहे थे तुम। इस बार लक्ष्य कुछ भी नहीं कहता, बस शर्म और उलझन में बिना कुछ बोले झट से घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और टूटे कप को अपने नर्म हाथों से उठाने लगता है।
ये देख अभिराज का चेहरा सख्त हो जाता है। वो भी नीचे झुकता है और लक्ष्य का हाथ पकड़कर उसे उठा देता है। क्या कर रहे हो किटी? कांच का टुकड़ा चुभ जाएगा तुम्हारे हाथ में, वो कड़क परवा भरी आवाज में कहता है। लक्ष्य अभिराज की आंखों में अपने लिए इतनी फिक्र देख हैरान था। उसकी आंखों में सुकून की एक नमी तैर जाती है। अचानक उसे याद आता है कि उसने अब तक अभिराज के लिए कॉफी नहीं बनाई। वो थोड़ा नर्वस होकर प्यारी सी आवाज में कहता है, मुझे ब्लैक कॉफी बनाना नहीं आता, जैसा आपको पसंद है। लक्ष्य का मासूमियत से भरा चेहरा और वो झेंपी सी आवाज सुन अभिराज के दिल में एक हल्की सी मुस्कान उभर आती है, जो वो चेहरे पर नहीं लाता। वह सख्त आवाज में कहता है, आज सिखा देता हूँ, कल से हर दिन तुम ही बनाओगे मेरे लिए। लक्ष्य भी मुस्कुराता है और अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर दोनों साथ मिलकर कॉफी बनाने लगते हैं। अभिराज उसे ध्यान से सिखाता है कैसे पानी गर्म करना है, कितना कॉफी डालना है, कितना कड़वा पसंद है, सब कुछ वो बेहद प्यार से बताता है। कॉफी तैयार होती है तो अभिराज कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, टेस्ट करो। लक्ष्य अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सवाल करता है, मैं करूं? अभिराज अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, कोई और देख रहा है क्या तुम्हें? नहीं, लक्ष्य धीमे से जवाब देता है और फिर सोचने लगता है कि अब क्या करे। कॉफी पीनी है। उसे कॉफी का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं, ऊपर से ये तो ब्लैक कॉफी थी। लेकिन वो जानता था अब मना करने का मतलब होगा अभिराज का गुस्सा। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कप को हाथ में लिया और धीरे से एक घूंट पी लिया। कॉफी का स्वाद उसके लिए किसी कड़वे जहर से कम नहीं था। और अगले ही पल फोर्स वह कॉफी का घूंट पीते ही सीधा अभिराज के चेहरे पर ही उगल देता है। अभिराज घबराकर चिल्ला उठता है, क्या कर रहे हो किटी? उसकी तेज आवाज सुन लक्ष्य डर जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो झट से सर झुकाते हुए सॉरी कहता है और टिश्यू पेपर निकालकर धीरे धीरे उसके चेहरे को साफ करने लगता है। उसकी उंगलियों का स्पर्श, उसकी आंखों की माफी, वो सब कुछ इतना प्यारा था कि अभिराज बस उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे की मासूमियत, उसका डर और फिर वो ख्याल रखने वाला स्पर्श, अभिराज बस उसे निहारता रहा। दूसरी तरफ मुंबई का सबसे बड़ा और फेमस हॉस्पिटल, जहां हर तरफ एक अजीब सी शांति पसरी थी। वार्ड नंबर 9 में आरव अपनी 12 साल की छोटी बहन सिया का हाथ थामे उदासी में डूबा बैठा था। उसकी आंखें नम थीं और चेहरा उतरा हुआ। सिया की सांसें मशीनों के भरोसे चल रही थीं और आरव की सांसें बस उस नन्ही सी जान के ठीक होने की दुआ में अटकी थी। तभी वहां एक हैंडसम और काबिल डॉक्टर वार्ड के अंदर आता है, डॉक्टर नमन। वो सीधे आरव के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख धीरे से कहता है, सिया ठीक हो जाएगी आरव। उसकी आवाज में विश्वास था, दिलासा था और एक दोस्ती सी अपनापन भी। नमन को अपने सामने देख आरव थोड़ा हैरान होता है। वो झट से खड़ा होता है और थोड़ा भावुक होकर कहता है, डॉक्टर नमन, आप? डॉक्टर नमन हॉट एंड चार्मिंग ब्रेन सर्जन, जो दिखने में जितना ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम था, उतना ही दिल का भी साफ और प्रोफेशनली कमाल का इंसान था। उसका एक नजरों में उतरता चेहरा, उस पर मुस्कुराता अंदाज और चलने की वो कॉन्फिडेंस से भरी चाल। हॉस्पिटल की हर नर्स, डॉक्टर या स्टाफ कोई भी हो, सबकी नजरें सिर्फ उसी पर जाकर रुकती थी। लड़कियां ही नहीं, कुछ लड़के भी दिल ही दिल में बस उसी के ख्वाब बुनते थे। पर अफसोस, नमन आज तक किसी भी लड़की को दिल से पसंद कर ही नहीं पाया था। उसके लिए सिर्फ उसका काम और उसके चंद करीबी दोस्त ही मायने रखते थे। नमन संजीवनी हॉस्पिटल का ओनर था, लेकिन ज्यादातर समय वो फॉरेन में कॉन्फ्रेंस और मेडिकल प्रोजेक्ट्स में बिजी रहता था। हॉस्पिटल में उसकी मौजूदगी किसी इवेंट से कम नहीं मानी जाती थी। आज वही नमन खुद चलकर आरव के पास आया था और ये देखकर आरव की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि वो तो संजीवनी जैसे बड़े हॉस्पिटल में अपनी बहन सिया को इसलिए लाया था ताकि डॉक्टर नमन जैसे टॉप सर्जन से ट्रीटमेंट करवा सके। पर यहाँ आकर उसे पता चला कि नमन तो बहुत कम ही यहाँ आता है। और ये सुनकर आरव मायूस सा हो गया था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। नमन ने आरव के चेहरे का एक्सप्रेशन गौर से देखा और फिर सॉफ्ट, शांत आवाज में बोला, मेरे कैबिन चलकर बात करें। आरव, जो अब तक टेंशन में था, बिना कुछ सोचे बस हमें सर हिला देता है। नमन आगे बढ़ने लगा और आरव भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हर किसी की नज़र बस उन दोनों पर ही थी। सभी लोग हैरान थे कि नमन, जो महीने में एक बार भी नहीं आता, आज किसी पेशेंट की फैमिली से खुद मिलने आया है, वो भी एक लड़के से। कुछ स्टाफ तो कानाफूसी भी करने लगे। लगता है कुछ तो स्पेशल है इस लड़के में। वहीं नमन और आरव उसके प्राइवेट कैबिन में पहुंचते हैं। आरव धीरे से कहता है,
मेरी बहन को कुछ होगा तो नहीं ना? आप ऐसे अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाए हैं? उसकी मासूमियत और डरी हुई आंखें देख नमन का दिल जैसे एक पल को रुक गया। वो बेहद स्नेह से बोला, तुम पहले आराम से बैठ जाओ, फिर सब बताता हूँ। आरव धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। नमन ने रिपोर्ट्स निकालते हुए गंभीर स्वर में कहा, MRI स्कैन के बाद हमें पता चला है कि तुम्हारी बहन के ब्रेन में एक क्लॉट है। आरव कुछ समझ नहीं पाता और तुरंत पूछ बैठता है, क्लॉट क्या होता है? नमन थोड़ी देर उसे देखता है, फिर साफ शब्दों में कहता है, तुम्हारी बहन को ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनते ही जैसे आरव की सांसें थम जाती हैं। उसका चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो घबरा कर चिल्ला पड़ता है, क्या सिया को ब्रेन ट्यूमर है? नमन तुरंत उसकी घबराहट को महसूस करता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इतना बड़ा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, इत्तू सा है। वो अपनी उंगली से छोटा आकार दिखाते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आरव की आंखों में चिंता का समंदर भर गया था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तब नमन उसकी आंखों में देखते हुए बहुत प्यार से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं खुद उसका ट्रीटमेंट करूंगा और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। नमन उसके पास जाकर खड़ा हो गया और थोड़े गंभीर स्वर में बोला, पर इसमें बहुत खर्च होगा और हमें जल्दी इलाज शुरू करना होगा। आरव ने बिना सोचे झट से पूछा, कितना चाहिए ऑपरेशन के लिए? नमन बोला, पूरा खर्च 10 लाख का होगा। फिलहाल 24 घंटे के अंदर तुम्हें 5 लाख का डिपॉजिट देना होगा, बाकी तुम बाद में दे सकते हो। इतना सुनते ही जैसे आरव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसके होंठ सूखने लगे, आंखें दबा गईं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा। थोड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहने के बाद वो बस ठीक है कहकर उठता है और बहन के वार्ड की तरफ चल पड़ता है। जाकर अपनी बहन का हाथ पकड़कर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, डर था और लाचारी भी। दूर खड़ा नमन ये सब चुपचाप देख रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन उठाकर वो वार्ड से बाहर चला गया और कॉल पर बोला, हाँ अर्जुन, जैसा तुमने कहा था मैंने आरव से वैसा ही कहा। उधर अर्जुन अपने ऑफिस में आराम से बैठा हुआ था, आंखें बंद कर कुर्सी से टिका हुआ और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। थैंक यू सो मच नमन, मेरा ये काम करने के लिए। नमन चिढ़कर बोला, तुम इस मासूम से बच्चे को इतना परेशान क्यों कर रहे हो अर्जुन? तुम्हें पता भी है वो इस वक्त कितना डरा हुआ है। इस बार अर्जुन की आवाज में गुस्सा आ गया। तुम्हें आरव की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं ही काफी हूँ। उसकी बहन का इलाज बेस्ट होना चाहिए, जो खर्च होगा मैं देख लूंगा, बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर अर्जुन ने कॉल काट दिया। नमन खामोश खड़ा था, खुद में ही बड़बड़ाता, ये अर्जुन आखिर करना क्या चाहता है? एक तरफ आरव को परेशान करता है और दूसरी तरफ उसकी मदद भी। वो अपनी सोच में ही खोया था कि उसकी नज़र फिर से उस मासूम से आरव पर चली गई जो अब भी बाहर खड़ा अपने फोन में कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। उसका परेशान चेहरा देखकर नमन का दिल फिर से बेचैन हो उठा। उधर अर्जुन अब विंडो के पास खड़ा था, बाहर झांकते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था, सॉरी क्यूट बॉय, पर तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। फिर वो एक प्रिया सी मुस्कान के साथ कहता है, बट डोंट वरी, आई प्रॉमिस मैं सिया को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ये बस तुम्हें अपने पास बुलाने का अर्जुन स्टाइल था। और उसके चेहरे पर एक साजिशी चमक उभर आती है। दूसरी तरफ अब बात करते हैं लक्ष्य की, जिसने अभिराज से कॉफी बनाना सीखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे पसंद है। अभिराज जाते जाते लक्ष्य से मुस्कुराते हुए कहता है, कल से मुझे बिल्कुल ऐसा ही कॉफी चाहिए मेरे कैबिन में, गॉट इट? लक्ष्य कुछ समझा नहीं, पर अभिराज के सामने सर हिलाकर हाँ कह देता है। फिर दोनों ऑफिस से बाहर निकल साथ साथ चले जाते हैं। दिन बीत जाता है। सुबह का वक्त। लक्ष्य नींद से जल्दी उठ चुका था और अब किचन में खड़ा ब्लैक कॉफी बनाने की कोशिश कर रहा था। बार बार वो तरीका दोहरा रहा था जो अभिराज ने सिखाया था, पर हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। आखिर में परेशान होकर बर्तन पटक देता है और गुस्से में जेरी की तरफ देखकर कहता है, ओह मिस्टर हैंडसम को ये काली कॉफी पीनी ही क्यों पसंद है? मेरी तरह चाय नहीं पी सकते क्या? जैसे ही उसने मिस्टर हैंडसम कहा, जेरी भी जल भून जाती है और म्याऊं म्याऊं करते हुए मुंह फुला लेती है। लक्ष्य जेरी को गोद में उठा लेता है और मुस्कुराकर कहता है, अब तुझे क्या हुआ जेरी, तू क्यों गुस्सा कर रही है? जेरी भी गोद में आते ही खुश होकर म्याऊं म्याऊं करने लगती है, तो लक्ष्य उसके माथे को चूमते हुए कहता है, आई लव योर जेरी, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है जो हमेशा मेरे साथ रहती है। इतना कहकर वो उसके लिए दूध निकालता है और खुद रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है।
दूसरी तरफ अभिराज अपनी कार में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, पर दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य होता है। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़े लक्ष्य पर जाती है, जो बस का इंतजार कर रहा था। अभिराज तुरंत ड्राइवर से कहता है, कार उसके सामने लेकर जाओ। कार जैसे ही लक्ष्य के सामने रुकती है, अभिराज विंडो नीचे कर ठंडी आवाज में कहता है, अंदर बैठ जाओ। लक्ष्य पहले तो मना करने ही वाला था, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, अभिराज फिर बोल उठता है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बैठो। लक्ष्य उसकी आंखों की सख्ती देख चुपचाप दरवाजा खोलकर बैठ जाता है। वही अभिराज लैपटॉप को बंद कर थकान भरी सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर सीट के पीछे अपने सर को टिका बैठ जाता है, मानो दिन भर की भागदौड़ और उलझनों ने उसे अंदर से थका दिया हो। लक्ष्य, जो हमेशा उसकी छोटी छोटी हरकतों को भी पढ़ लेता था, उसे अचानक शांत और परेशान देख परेशान हो जाता है। वो धीरे से अभिराज के पास झुककर फिक्र भरी आवाज में पूछता है, आपको कुछ हुआ है क्या, सर? लक्ष्य की बात सुनते ही अभिराज बिना आंखें खोले ही थोड़ा झुंझलाते हुए, पर फिर भी अपने गुस्से को दबाते हुए कड़क आवाज में कहता है, बस सर में दर्द है और कुछ नहीं। ये सुनकर लक्ष्य की मासूम सी आंखों में चिंता तैरने लगती है। वो थोड़ा और करीब आकर बिना कुछ कहे ही अपने नर्म हाथों से अभिराज के माथे को छू लेता है, उसकी पेशानी पर हल्का सा हाथ रखता है ये देखने के लिए कि कहीं बुखार तो नहीं। अभिराज झट से आंखें खोलकर थोड़ा चौंकता है और थोड़ा तेज स्वर में कहता है, क्या कर रहे हो किटी? वही लक्ष्य थोड़ी मासूमियत से नीचे नजर झुकाकर धीमी सी आवाज में बोलता है, बस देख रहा था कहीं आपको फीवर तो नहीं, आपको ऐसे कभी नहीं देखा था इसलिए। लक्ष्य की उस मासूम सी फिक्र ने जैसे एक पल को अभिराज के दिल को छू लिया था, पर वो कुछ और कहता इससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है। झुंझलाते हुए वो जेब से फोन निकालता है और स्क्रीन पर नाम देखता है, निया। बोलो। अभिराज चिढ़ते हुए फोन उठाता है। उधर से निया अपने नखरे भरे और मीठे लहजे में कहती है, मानती हूँ तुम्हें मुझसे अब कोई मतलब नहीं है, पर मेरे बर्थडे पर विश तो कर ही सकते हो अभी। निया का बात सुन एक पल को अभिराज के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने बैठे लक्ष्य पर पड़ती है, जो उसकी हर हरकत को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तो वो जबरदस्ती मुस्कुराकर झूठा लहजा बनाकर कहता है, ओह निया, मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे निया। थैंक यू, निया मुस्कुरा कर कहती है, पर उसकी आंखों में सवाल झलकते हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि अभिराज इतना रूखा और औपचारिक क्यों हो गया है। क्या उसके पीछे कोई और है? निया, जो दिल ही दिल में अभिराज को अब भी चाहती थी, मुस्कुराकर फिर कहती है, आज शाम को मेरे फार्म हाउस में पार्टी है, तुम टाइम से आ जाना। और हाँ, वो थोड़ी सेडेक्टिव आवाज में कहती है, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगी। अभिराज अंदर से झल्ला उठता है। उसका मन कर रहा होता है कि साफ मना कर दे, लेकिन लक्ष्य के सामने वो ये सब नहीं कर सकता था, तो एक बनावटी मुस्कान के साथ मजबूरी में ओके कह देता है। लक्ष्य चुपचाप सब देख और सुन रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद अभिराज उसे भी साथ चलने को कहेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उसके दिल में उठी हल्की सी उम्मीद की लहर एक पल में ही टूटकर बिखर जाती है। तभी उसकी नज़र करण पर पड़ती है, जो किसी लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा होता है। ये देख लक्ष्य के दिल में गुस्से की एक तेज लहर उठती है। उसके मन में सवालों की भीड़ उमड़ने लगती है। ऑफिस बिल्डिंग भी सामने आ चुकी होती है। अभिराज अभी कार से उतरा भी नहीं होता, लेकिन लक्ष्य खुद को संभालते हुए जल्दी से दरवाजा खोल उतर जाता है। बिना कुछ कहे बस थैंक यू कहता है और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से चढ़कर अपने फ्लो की तरफ भाग जाता है। उसे यूं जाते देख अभिराज की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, मानो उसे उसका बचपना पसंद आता हो। फिर वो भी अपने पर्सनल लिफ्ट से ऑफिस के ऊपरी फ्लोर पर चला जाता है। सभी लोग ऑफिस पहुंच चुके थे, सिर्फ आरव को छोड़कर। आरव को ना देख लक्ष्य थोड़ा बेचैन हो जाता है। वो जल्दी से फोन निकाल उसे कॉल करता है। उसकी आंखों में अपने दोस्त के लिए सच्ची चिंता झलक रही थी। प्रिंस, जो पास ही खड़ा होता है, लक्ष्य की आंखों में झलकती वो फिक्र देख खुद ही उसमें खोसा जाता है। उसे लगने लगता है कि वो कितना खुशकिस्मत होता अगर लक्ष्य जैसी परवाह कोई उसके लिए करता। वही समर, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, प्रिंस की वो नज़रों को लक्ष्य पर टिके हुए देख चिढ़ने लगता है। उसका मन करता है कि आज ही प्रिंस को बता दे कि वो उससे कितना प्यार करता है, कि वो किसी और को नहीं देख सकता प्रिंस की आंखों में। तभी सामने से आरव आता दिखता है, लेकिन कुछ परेशान सा लगता है। उसे देख लक्ष्य तुरंत उसके पास जाता है और चिंतित लहजे में पूछता है, क्या हुआ आरव, तू ठीक है ना? आरव दिल से टूटा हुआ होता है।
उसकी बहन की बीमारी की सच्चाई उसे अंदर से खाए जा रही थी, पर वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहता था, खासकर लक्ष्य को तो बिल्कुल भी नहीं। वो हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, मैं ठीक हूँ लक्ष्य, तू इतना फिक्र क्यों करता है मेरे लिए। तभी समर पास आता है, आरव के कंधे पर हाथ रखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि ये तेरा दोस्त है। और फिर थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे भी बात कर सकते हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। समर की फ्लर्टी बातें सुन प्रिंस का पारा चढ़ जाता है। वो बड़बड़ाता है, फिर से शुरू हो गया ये गधा। और आरव की तरफ देखकर गुस्से में कहता है, पता नहीं ये समर से दूर क्यों नहीं रहता, हॉन्फ दोनों ही पागल हैं। तभी लक्ष्य को याद आता है कि उसे अभिराज के लिए ब्लैक कॉफी ले जानी है। वो सबको बाय कहता है और भागता हुआ कॉफी मशीन की ओर चला जाता है। घर से जो सीखा था वैसे ही उसने सलीके से कॉफी बनाई, उस कप में प्यार और परवाह दोनों घोल दिए। कॉफी लेकर वह अभिराज के कैबिन के बाहर पहुंचता है और धीरे से दरवाजा नॉक करता है। अंदर से अभिराज की सख्त आवाज आती है, अंदर आ जाओ। तो लक्ष्य हल्की सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, दिल में एक अजीब सी हलचल लिए और हाथ में वो कप जिसमें शायद सिर्फ कॉफी नहीं, उसके दिल के जज्बात भी थे। लक्ष्य धीरे से टेबल पर कप रखता है और उत्साहित होकर प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, आप टेस्ट करके बताओ ना कैसा बना है। लक्ष्य के चेहरे पर जो खुशी और उत्साह था वो देखने लायक था। उसका मासूम सा चेहरा, उम्मीद भरी आंखें, सब कुछ जैसे किसी बच्चे की तरह चमक रहा था। उसे यूं एक्साइटेड देखकर अभिराज के होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वह कप को उठाकर एक घूंट पीता है और फिर कप को धीरे से वापस टेबल पर रखता है। लक्ष्य अपनी मासूम आवाज में पूछता है, कैसा बना है। बिना कुछ सोचे, बिना मुस्कान को छोड़े अभिराज कहता है, बहुत ही बकवास बना है। ये सुनकर लक्ष्य का चेहरा एक पल में ही उदासी से भर उठता है, उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। धीमे और टूटे स्वर में वो कहता है, मुझे न कॉफी पीना पसंद है और न ही बनाना आता है। फिर वह अपना चेहरा ऊपर उठाकर सीधे अभिराज की आंखों में देखता है और बोलता है, आपको कॉफी के अलावा कुछ और चाहिए। उसकी बात सुनकर अभिराज का दिल एक पल को पिघल सा जाता है। उसे लक्ष्य की मासूमियत में कुछ ऐसा सुकून मिलता है जो उसने शायद सालों से महसूस नहीं किया था। वो खड़ा होता है और लक्ष्य के पास जाकर अचानक उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। अचानक हुए इस स्पर्श से लक्ष्य की सांसें रुक जाती हैं। वह चौंक कर आंखें बड़ी करके कहता है, आप क्या कर रहे हो। अभिराज कोई जवाब नहीं देता, बस उसे अपनी बाहों में कसकर भर लेता है और धीमे स्वर में कहता है, मुझे कॉफी नहीं, इस वक्त सिर्फ सुकून चाहिए। लक्ष्य को अभिराज के इतने करीब आकर एक बात महसूस होती है, अभिराज का पूरा शरीर गर्म था, जैसे उसे बुखार हो। चिंतित होकर लक्ष्य उसकी पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको घर चले जाना चाहिए। ये सुनते ही अभिराज खुद को थोड़ा दूर करता है, फिर वापस अपने चेयर पर बैठते हुए कड़क आवाज में कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर एक पल की चुप्पी के बाद एक क्रूर मुस्कान के साथ लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे भी मेंशन जाकर करूंगा क्या, वहां कौन है मेरा ख्याल रखने वाला। ये बात सुनकर लक्ष्य के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो गुस्से से अपने मन में ही सोचता है, निया है ना, उसे बुला लीजिए, वैसे भी हमेशा चिपके रहते हो दोनों। पर बेचारा लक्ष्य, वो ये सब बस अपने मन में ही कह सकता था, सामने कुछ कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उधर जिद्दी अभिराज बुखार से तपते हुए भी बिना रुके काम कर रहा था। लक्ष्य से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो सीधा उसके पास गया और बिना संकोच किए पूरे अधिकार के साथ अभिराज का लैपटॉप बंद कर दिया और बोला, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप काम नहीं करोगे। अभिराज उसकी ये हिम्मत देख पहले तो हैरान होता है, फिर एक पल में उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और कसकर पकड़ते हुए सीधुकते आवाज में कहता है, तुम मुझे उकसा रहे हो किटी। फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से कहता है, बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं लिमिट क्रॉस ना करूं, पर तुम बार बार मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। लक्ष्य एक छोटे बच्चे की तरह खामोश था। उसकी आंखें अभिराज की आंखों से टकरा रही थीं, कुछ कह नहीं पा रहा था पर सब कुछ समझ रहा था। अभिराज लक्ष्य की मोती जैसी नशीली आंखों को देख खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और उसके होठों के करीब चला जाता है। इस बार लक्ष्य भी उसे नहीं रोकता, उल्टा वह अभिराज की कोट को कसकर पकड़ लेता है। लक्ष्य के इस रेस्पॉन्स से अभिराज के होठों पर एक गहरा सुकून भरा मुस्कान आ जाता है और वो उसके कोमल होठों को अपने होठों के अंदर भरकर बहुत पेशेंस से चूमने लगता है। लक्ष्य पहले हैरान होता है,
लेकिन कुछ ही पलों में वह भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। अभिराज का ये प्यार, ये एहसास उसे अच्छा लग रहा था। जैसे ही लक्ष्य की गर्म सांसें अभिराज के मुंह में जाती हैं, अभिराज के जिस्म में जैसे आग लग जाती है। वो लक्ष्य की टी शर्ट के अंदर अपना हाथ घुसा कर उसके पूरे जिस्म को महसूस करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ लक्ष्य के सेंसिटिव पार्ट पर पहुंचता है, लक्ष्य झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। अभिराज तुरंत उसे किस करना छोड़ देता है और उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहता है, सॉरी, लिमिट क्रॉस करने के लिए, पर गलती तुम्हारी थी। इतना कहकर अभिराज लक्ष्य को खुद से दूर कर देता है। लक्ष्य चुपचाप अपना सर झुकाए एक कोने में खड़ा हो जाता है। वह जाने ही वाला होता है, तभी अभिराज फिर से कड़क आवाज में कहता है, शाम को तुम्हें मेरे साथ निया के बर्थडे में जाना है, तो रेडी रहना। लक्ष्य चौंकता है, लेकिन फिर धीमे से हाँ कहकर वहां से भागता है। कैबिन के बाहर आकर वह थोड़ी दूर जाकर दीवार से टिककर खड़ा हो जाता है और अपने दिल पर हाथ रख मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने अभी मिस्टर हैंडसम को किस किया। फिर अपने होठों को छूते हुए धीरे से मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर ब्लश था, आंखों में चमक और दिल में एक मीठा सा तूफान।